हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये जो है क्वेश्चन वो आपको 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 मार्क्स में आता है। तो उसके लिए आपको है ना छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ अपने आंसर को स्टार्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये जो फॉर्म होता है बिजनेस का, इंडिविजुअल होता है, सिंगल बंदा, जो सोल का मतलब सिंगल इंडिविजुअल बंदा इन्वेस्ट करता है अपना कैपिटल एंड यूजेस हिज ओन स्किल, और खुद की ही वो अपनी स्किल यूज करता है एंड बिजनेस एक्टिविटीज को खुद ही हैंडल करता है, अकेला मैनेज करता है सब कुछ। सो ही मैनेजेस अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, एंजॉयज प्रॉफिट्स, अकेला प्रॉफिट भी एंजॉय करता है, तो साथ ही वो है ना लॉस भी है ना अकेला ही बेयर करता है, ऑन हिज ओन ही बेयर्स द लॉसेस ऑल्सो। सो दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी जो फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप, इसको हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी बोलते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप एंड द सोल ट्रेडर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है एंड प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये सारे के सारे इसके नेम्स है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, इस टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन, उनका क्या कहना है, जे हैंसन का कहना है कि समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, और इसको वन मैन बिजनेस भी कहा जाता है, वन मैन शो भी बोला जाता है, वन मैन शो। इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, ये उस टाइप का बिजनेस यूनिट है जहां पर वन पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल, अकेला रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब वो कैपिटल लेकर आने से लेकर बिजनेस एंटरप्राइज में रिस्क को बेयर करने से लेकर वो अकेला ही इसमें जवाबदार और जिम्मेदार रहता है। नाउ इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो सोल ट्रेडिंग जो कंसर्न है, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न दैट इज एसटीसी के फीचर्स है कि पहला फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप। उसकी जो ओनरशिप होती है वो इंडिविजुअल होती है। तो देर इज ओनली वन ओनर, एक सिंगल ओनर होता है इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब ही यही होता है, ओनली वन ओनर एंड ही इन्वेस्ट ऑल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। तो आपको एलिब्रेट कर लिखना है कि भाई आपको ये की पॉइंट्स याद रहने जरूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये जो हेडिंग पॉइंट्स है, की पॉइंट्स लिखना मस्ट है, जरूरी है। भले आपका इको हो, ओसी हो, एसपी हो, की पॉइंट्स याद रखिए। तो यहाँ पर देर इज ओनली वन ओनर इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड ही इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस एंड ही ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी एसेट्स है वो भी उसके खुद के ही होते हैं, वो ही उसका मालिक होता है एसेट्स का। एंड ही ऑल्सो रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज होती है उसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है। जो सिंगल सेलर, जो सिंगल ओनर होता है वही सोल ट्रेडर ही जिम्मेदार होता है। सेकेंड, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। अभी देखो, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो उसमें उसको भी बांटने वाला कोई नहीं होगा, और अगर है ना रिस्क मतलब लॉस हो गया तो उसको भी बांटने वाला, लॉस को, नुकसान को बेयर करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। नो बडी विल बी देयर, ओनली सिंगल ओनर ही रहने वाला है। तो अब प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, इसके वजह से देयर इज नो बडी टू शेयर हिज प्रॉफिट्स और लॉसेस। ही एंजॉयज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज ही बेयर्स ऑल द रिस्क अलोन, अकेले ही वो सारे रिस्क भी बेयर करता है। नाउ थर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सेल्फ, जिसको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है अकेले, तो एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विद स्मॉल कैपिटल। छोटे से कैपिटल के साथ में भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एंड अर्न फॉर हिज लाइवलीहुड, और अपने जीवन नैया को वो चला सकता है, वो ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकता है। नाउ ही गेट्स अ सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से उसको एक सोर्स ऑफ इनकम उसका तैयार हो जाता है, बस उसको उसकी मेहनत करनी होती है, अपना स्किल यूज करना होता है। नाउ फोर्थ वन इज लोकल मार्केट ऑपरेशंस, LMO। लोकल मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्ट मैनेजरियल एबिलिटी की जरूरत होती है, इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, बड़े बिजनेस के लिए, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए। तो सोल ट्रेडर जो है उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, इसलिए वो लोकल मार्केट तक ही सीमित रहता है, आसपास की मार्केट तक ही। तो हेंस जनरली अ सोल ट्रेडर
जो अपना बिजनेस ऑपरेट करता है वो लोकल मार्केट में ही ऑपरेट करता है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो और सोल ट्रेडर दोनों एक ही होते हैं, तो अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज वगैरह में होता है। एंड इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के आइज में ना द ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम, तो दोनों ही है ना एक वन एंड द सेम माने जाते हैं। नाउ सिक्स्थ, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जब हम मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करें तो देयर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न द एक्टिविटीज। कोई सेपरेट एक्ट या लॉ नहीं है गवर्न करने के लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बिजनेस एक्टिविटीज को। एंड द रजिस्टर ऑफ, जो रजिस्ट्रेशन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का वो भी कंपल्सरी नहीं होता है। एंड रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत भी नहीं होती। ओनली टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज जो होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, टैक्स वाला लॉ एंड लेबर लॉ। नाउ सेवेंथ इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज की बात करें तो सोल ट्रेडर की ऑब्वियसली अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, वो अकेला जवाबदार होता है ना। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं होता है। अगर मान लीजिए उसके क्रेडिटर को वो पेमेंट नहीं कर पाता है, बिजनेसमैन है वो अपने क्रेडिटर को, अपने सप्लायर को अगर पेमेंट नहीं कर पाता तो आकर है ना उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकता है। सो इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस, देन द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल ट्रेडर मे बी अटैच्ड टू द बिजनेस प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया आंसर कैसे लिखना है। अभी मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मोर एंड लेस सिमिलर ही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में है ना हम लेंथी आंसर्स लिखते हैं तो मोर एंड लेस सेम है, तो आप इसके हेल्प से वो नोट्स अपने आप से सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आपको एक्सप्लेन करना है, तो पर्सन्स हु हैव एंटर, पहले तो आप पार्टनर्स का मीनिंग लिखोगे, तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप अग्रीमेंट विथ वन एंड अनदर इंडिविजुअली आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। तो वन अनदर एक साथ आकर वो है ना पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं, इंडल्ज होते हैं बिजनेस में, तो उन पर्सन्स को हम है ना पार्टनर्स बोलते हैं। एंड इन पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, वर्क के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, रोल ऑफ पार्टनर्स के हिसाब से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो अलग अलग टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर के बारे में। हेडिंग जरूर लिखना है आपको, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि हेडिंग जरूर लिखिए आंसर में। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, लेता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की डे टू डे वर्किंग में। एंड एक्टिव पार्टनर में एक्ट इन डिफरेंट कैपेसिटीज सच एज मैनेजर के रूप में काम करना, ऑर्गेनाइजर के रूप में, एडवाइजर, कंट्रोलर ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द फर्म। एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है इवन कैपिटल, और वो है ना प्रॉफिट एंड लॉसेस जो बिजनेस के होते हैं वो भी शेयर करता है। एंड हैज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, हर तरीके की लायबिलिटी होती है उसकी भी। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को वर्किंग पार्टनर भी बोला जाता है और ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोला जाता है। नाउ दिस पार्टनर में गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसको मिल सकता है क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है डे टू डे वर्किंग बिजनेस की जो वर्किंग एक्टिविटीज है उसमें, फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड अदर देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट के अलावा भी उसको है ना बेनिफिट्स हो सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप है डोरमेंट पार्टनर। तो डोरमेंट पार्टनर कौन सा होता है, तो डोरमेंट पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो खाली कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। एंड वो शेयर्स प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूट्स टू लॉसेस, वो प्रॉफिट शेयर करता है एंड लॉसेस को भी वो बेयर करता है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द कंसर्न। जो बिजनेस है उसकी वर्किंग एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक्टिव पार्टनर का अपोजिट हो गया ये, मतलब डोरमेंट पार्टनर। एंड अ पर्सन में हैव मनी टू इन्वेस्ट, पर्सन के पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हो सकता है बट मे नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम, लेकिन समय देने के लिए समय नहीं है, तो वो क्या करेगा बंदा, पैसा बिजनेस में पैसा लगा देगा एंड डोरमेंट पार्टनर बन जाएगा फॉर द बिजनेस। सच एज पर्सन बिकम्स डोरमेंट पार्टनर एंड डोरमेंट पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज, हम डोरमेंट पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। एंड ये जो पार्टनर होता है ही इज लायबल फॉर लायबिलिटीज के लिए, उसकी लायबिलिटीज होती है लाइक अदर पार्टनर्स के जैसे, लेकिन ही कैन नॉट बाइंड द बिजनेस, वो है ना फर्म को, थर्ड पार्टी को बाय हिज एक्ट वो बाइंड नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट बाइंड द बिजनेस, उसको बंद नहीं कर सकता है। नाउ नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर बोले तो नॉमिनल पार्टनर इज वन हु लेंड्स हिज नेम। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अपना नाम देता है, फर्म को अपना नेम एंड फेम देता है।
तो यहाँ पर ही नीदर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल, वो ना तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और ना ही वो है ना शेयर वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करता है बिजनेस का। ड्यू टू हिज प्रेजेंस इन द फर्म, खाली फर्म को क्या फायदा होता है, उसकी प्रेजेंस से, उसके नाम से ही है ना बिजनेस को ज्यादा क्रेडिट मिलता है मार्केट में, क्योंकि वो पॉपुलर पर्सनैलिटी होता है और मेनी प्रमोट एज इट सेल्स, और उसके सेल को प्रमोट करता है, वो प्रमोट भी कर सकता है सेल्स को। सो अ नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू दोज थर्ड पार्टीज, तो जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो लायबल होता है थर्ड पार्टीज को, हु गिव क्रेडिट टू द फर्म, जो है ना फर्म को लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होता है ऑन द अजम्पशन ऑफ दैट पर्सन बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म। नाउ फोर्थ इज सीक्रेट पार्टनर। तो सीक्रेट पार्टनर में क्या होता है, द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू थर्ड पार्टीज, जो थर्ड पार्टी जिसको जानती नहीं है, कोई नहीं जानता उसको, खाली है ना पार्टनर्स जो बिजनेस में पार्टनर्स है वही जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। एंड हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज केप्ट सीक्रेट, उसकी जो मेंबरशिप है वो सीक्रेट रखी जाती है, आउटसाइडर्स को नहीं बताते हैं। एंड सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही वो प्रॉफिट भी अर्न करता है, शेयर्स द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड अज्यूम्स अनलिमिटेड, और साथ ही उसको है ना अनलिमिटेड लायबिलिटीज जो भी बिजनेस की है उसके लिए भी वो जवाबदार होता है, लॉसेस के लिए भी वो जिम्मेदार होता है, वो भी उसको बेयर करना होता है। एंड ही कैन टेक पार्ट इन वर्किंग ऑफ द बिजनेस, और उसको चाहिए तो बिजनेस की वर्किंग जो है डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिफ्थ है यहाँ पर माइनर एज अ पार्टनर। तो अ माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट अटेंड 18 ईयर्स, जिसकी 18 साल की उम्र नहीं हुई है और एज ऑफ मेजोरिटी एज पर द, और या फिर है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो मेजोरिटी एज होनी चाहिए वो एज उसकी नहीं हुई है, तो 18 हु हैज नॉट अटेंड 18 ईयर्स, और हम बोल सकते हैं कि एज ऑफ मेजोरिटी। नाउ अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर है ना कोई सी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड, क्योंकि उसको हम नल एंड वॉइड मानते हैं। अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर वो डील साइन करेगा वगैरह तो वो नहीं कर सकता है। सो हाउएवर अ माइनर में बी एडमिटेड, हाँ माइनर को बिजनेस में ना अलाउ कर दिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स के कंसेंट के साथ में, एग्जिस्टिंग पार्टनर होने की वजह से उसको बेनिफिट मतलब माइनर को बेनिफिट के लिए रख लिया जाता है। द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, तो वो पर्सनली वो लायबल नहीं होता है, किसी भी लायबिलिटीज के लिए वो जवाबदार नहीं होता है, बट इज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, लेकिन उसका नाम है ना पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में एंड प्रॉफिट्स में उसमें लायबल होता है फॉर डेप्थ्स ऑफ द फर्म, अगर कोई फर्म्स की डेप्थ्स है तो उसमें, बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी लायबल फॉर डेप्थ्स ऑफ द फर्म। नाउ वो जो भी प्रॉफिट अर्न करता है तो उसके में से उसको देना पड़ सकता है। नाउ आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स, जैसे ही उसके 18 साल पूरे हो जाते हैं तो ही शुड गिव पब्लिक नोटिस, फिर उसको पब्लिक नोटिस दिया जाता है अबाउट द कंटिन्यूएशन इन द फर्म, कि भाई आप है ना फर्म में कंटिन्यू कर सकते हो, अभी आप मेजर हो गए हो, आप एज अ मेजर पार्टनर यू कैन वर्क। नाउ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, खाली प्रॉफिट में पार्टनरशिप करना, भाई प्रॉफिट होगा तो मुझे रिसीव होना है, लॉसेस मैं बेयर नहीं करूंगा। तो व्हेन अ पार्टनर अग्रीज, ऐसा कोई करता है कि हाँ करते हैं, व्हेन अ पार्टनर अग्रीज टू शेयर ओनली प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड वुड नॉट बी लायबल फॉर इट्स लॉसेस, तो ही इज नोन एज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। सच पार्टनर शेयर कैपिटल, वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, मे नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फर्म की जो एक्टिविटी है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाउएवर सच पार्टनर्स आर लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, लेकिन बाकी जो डेब्ट्स है फर्म के उसके लिए वो जवाबदार होता है, लेकिन लॉसेस के लिए वो लॉसेस वो नहीं बेयर करता है। नाउ सब पार्टनर मतलब व्हेन अ पार्टनर अग्रीज टू शेयर देयर ओन प्रॉफिट, अपना खुद का प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फर्म से जो भी रिसीव करता है विद द थर्ड पर्सन, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ अगर वो शेयर करना चाहता है तो उसे सब पार्टनर बोलते हैं। नाउ अ सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो अपने आप को पार्टनर करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इन द ओरिजिनल फर्म में। नाउ पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटीज, तो दिस टाइप ऑफ पार्टनर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है लिमिटेड पार्टनरशिप में, एंड द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक ही उसका लायबिलिटीज होती है बाय हिम इन द फर्म, एंड ही इज अ स्पेशल पार्टनर, उसको स्पेशल पार्टनर का दर्जा दिया जाता है। जनरली डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म की जो एक्टिव उसकी दिनचर्या में डेली कार्य में वो सहयोग नहीं करता है। तो मेनी टाइम्स सच पार्टनर्स रिसीव सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, मतलब उसने कैपिटल
तो वो काम नहीं करता है ना। क्वासी पार्टनर कौन सा होता है, तो क्वासी पार्टनर जो होता है इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, वो फर्म से रिटायर हो जाता है लेकिन एंड बट वो अपना कैपिटल है ना बिजनेस में छोड़ देता है, बट हिज कैपिटल इज विद द फर्म ओनली, वो अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं करता है रिटायरमेंट के बावजूद, तो क्वासी पार्टनर डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस की एक्टिविटीज में, बट वो है ना शेयर करेगा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस को वो शेयर करेगा। सच पार्टनर इज लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के जो भी डेब्ट्स है क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से लेकर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने से लेकर उसमें के लिए वो जवाबदार होता है। मेनी टाइम्स सच पार्टनर्स रिसीव, कुछ कभी कभी क्या होता है ये जो पार्टनर अपना इंटरेस्ट छोड़ के रखते हैं ना, सॉरी कैपिटल बिजनेस में रखते हैं, तो उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, वो डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है एक्सप्लेन द 5 फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के 5 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है पहले तो वो आपको लिखना है, एंड उसके बाद में आपको उसके है ना 5 फीचर्स। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोग सामने से आके खुद आकर एक एसोसिएशन तैयार करते हैं हु जनरली कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, जो कि कैपिटल भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ना। दे कैरी ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस वो कैरी ऑन करते हैं, सेटअप करते हैं, लॉ के हिसाब से सेटअप की जाती है कंपनी, एंड द टोटल कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो आपको छोटा सा इन शॉर्ट आपको पहले इंट्रोडक्शन टाइप में लिख देना है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, और उनको छोटे छोटे स्मॉल इक्वल यूनिट में बांट दिया जाता है जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। जो यूनिट्स की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, जैसे 10 रुपए का शेयर तो 10 रुपए के शेयर वाला यूनिट्स हो गया स्मॉल यूनिट। नाउ एवरी मेंबर होल्ड्स सम शेयर्स, हर एक मेंबर है ना कुछ शेयर्स होल्ड करता है, एंड दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज, और इन मेंबर्स को हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो वो शेयर होल्डर्स हो गए, उसे मेंबर्स भी बोला जाता है कंपनी के। नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो पहला फीचर इसका वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी स्व इच्छा से आगे आकर वो कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो पर्सन ऑफ एनी कास्ट, कोई भी कास्ट का हो सकता है, कोई भी रिलीजन का हो सकता है, कैन बिकम द मेंबर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर बन सकता है, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और है ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय वन पर्सन, कि कोई भी वन पर्सन है ना शेयर्स परचेज करे करके, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। एंड आफ्टर द डेथ के बाद में भी है ना शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर आर ट्रांसफर टू हिज नॉमिनीज, तो उसका जो नॉमिनी होता है जिसके नाम पर वो अपने शेयर्स में अपना नॉमिनी बनाकर जाता है उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। नाउ सेकंड रजिस्ट्रेशन, तो ये जो कंपनीज एक्ट के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एंड एन एप्लीकेशन इज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन है ना वो सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, एंड नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फीस भी चार्ज करते हैं प्रमोटर्स के द्वारा। प्रमोटर्स मतलब पे करना पड़ता है उनको, आर पेड बाय प्रमोटर्स, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो प्रमोटर्स को पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसे हम है ना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, इज इश्यू टू द कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। एक बार कंपनी रजिस्टर होने के बाद में उन्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है ना रजिस्ट्रार के द्वारा दी जाती है। एंड अ प्राइवेट कंपनी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव होती है। और जो पब्लिक कंपनी होती है उनको वेट करना पड़ता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट रिसीव करने तक, जिसे ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दैट इज ट्रेडिंग सर्टिफिकेट टू स्टार्ट इट्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन में रजिस्टर्ड एड्रेस बताया जाता है, कंपनी का हेड ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे होता है। ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के होते हैं वो भी रखे जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स का रजिस्टर हुआ, एनुअल रिपोर्ट्स हुए, मिनट बुक हुए, जो मीटिंग्स की मिनट बुक नोट डाउन की जाती है, भाई मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, देन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन प्रोस्पेक्टस, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वगैरह वगैरह। नाउ
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो कि है ना लॉ ने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय लॉ, एंड इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टीज के साथ एंटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद में। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बाय और सेल एसेट, और बोरो कर सकते हैं मनी, और ओपन कर सकते हैं अकाउंट इन बैंक, बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देयरफॉर ओनली लॉ कैन क्रिएट जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ओनली लॉ कैन बाइंड अप इट, और लॉ के द्वारा ही, कानून के तहत ही ये बंद की जाती है और कानून के तहत ही ये स्टार्ट होती है। नाउ फिफ्थ माने सेपरेट लीगल स्टेटस। तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है और इसके जो मेंबर्स है उनका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। तो देयर इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हम बोलेंगे, एंड इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर्स अलग होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग होती है ना। ये सोल ट्रेडिंग के जैसे एक ही नहीं होता है ना। कॉमन सील की बात करें तो कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन ही है तो उसका स्टैंप तैयार होना चाहिए। कॉमन सील मतलब उसका स्टैंप जिसपे पूरा एड्रेस, कंपनी का जो भी नंबर है, सील जिसे हम बोलते हैं, वो रेडी रहना चाहिए। तो इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह। देयरफॉर इट इज नेसेसरी, इसीलिए ना ये प्रोविजन फॉर सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी का सिग्नेचर, उसको हम कंपनी का सिग्नेचर जैसे मानेंगे। एंड एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉमन सील होना जरूरी है। एंड इसको कौन यूज करता है? तो इट इज यूज्ड एज अ सिग्नेचर। हम इसको कैसे यूज करते हैं? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के सिग्नेचर के रूप में यूज करते हैं कॉमन सील को। जब तक है ना, मान लो शेयर सर्टिफिकेट पर कॉमन सील का स्टैंप नहीं लगा है तो वो है ना, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो वॉइड हो जाती है। और सील हैज अ नेम ऑफ द कंपनी, जिसमें नेम होता है कंपनी का एनग्रेव्ड ऑन इट, एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो कंपनी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सील। अगर किसी ने गलत मिस यूज कर लिया तो इसीलिए उसको संभाल के रखा जाता है। देयरफॉर सील इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहती है वो। एंड अ सील इज अफिक्स्ड ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह से लेकर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से लेकर, सब पे ये है ना सील है ना वो अफिक्स्ड की जाती है, मतलब उसका थप्पा लगाया जाता है। बट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन, लेकिन है ना उसके साथ ही है ना डॉक्यूमेंट पे है ना कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी के सेक्रेटरी के सिग्नेचर होना जरूरी है। सेवेंथ यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी। तो हम जब लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो द लायबिलिटी ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स जो है वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? तो जितने का इन्होंने है ना अनपेड जो उनकी फेस वैल्यू है, जो शेयर की फेस वैल्यू जो पे नहीं की उन्होंने, मान लो 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपया है ना मेंबर्स ने पे कर दिया, शेयर होल्डर्स ने, और 6 रुपया पे नहीं किया, तो अनपेड 6 रुपये तक उनकी लायबिलिटी होती है। देयरफॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसीलिए ना शेयर होल्डर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई भी हाथ नहीं डालता है, कोई भी नहीं। यूज फॉर पेमेंट ऑफ, इसलिए वो यूज नहीं किया जाता है कंपनी के लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें तो ट्रांसफरेबल है द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल शेयर्स में, स्मॉल यूनिट्स में, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। एंड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, हमें ना वहां उसके जो शेयर है कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हमें परचेस करने होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं, अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री के मेंबर बनना है तो आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। सो द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इट मीन शेयर होल्डर कैन बाय और सेल शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के परमिशन के बिना वो बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नाउ 9th वन इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग अलग होता है इसमें, जैसे कि ना इनका लीगल, जॉइंट स्टॉक कंपनी का लीगल स्टेटस भी सेपरेट होता है, वैसे ही है ना सेपरेट एंटाइटी होती है, वैसे ही है ना यहाँ पर है ना ओनरशिप एंड मैनेजमेंट भी अलग अलग होता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें हम मेंबर्स भी बोलते हैं कंपनी के, जो कि शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स, उन्हें ओनर्स ऑफ द कंपनी बोला जाता है। एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं टू लुक आफ्टर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को लुक आफ्टर करने के लिए। एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम है ना डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। सो द डायरेक्टर्स अपॉइंट पर्सनल मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, एंड अदर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं ताकि वो डे टू डे वर्किंग है ना बिजनेस एक्टिविटीज है वो हैंडल कर सके। नाउ दीज एम्प्लॉयज वर्क ऑन सैलरी बेसिस, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, वर्क करते हैं। एंड therefore the ownership of joint stock company is with shareholders, तो जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के साथ होती है एंड हाथ में होती है, एंड जो मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी को मैनेज करने का काम जिम्मा है वो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ
ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 5 फीचर्स ही पूछे जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो आप एनी 5 फीचर्स इनमें से कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम टोटल 11 फीचर्स है हमारे पास। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? इट एज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है एंड इट्स एग्जिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द इट्स मेंबर। इसके मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब मान लो किसी की डेथ हो गई, कोई रिटायर हो गया, कोई है ना इंसॉल्वेंट हो गया, कोई है ना मेंटली कोई किसी को इंसेनिटी हो गई, तो उस केस में है ना मेंबर या कोई एम्प्लॉय, उसकी वजह से कंपनी के जो एग्जिस्टेंस पे कोई आंच नहीं आती है, उसके सेटअप पे कोई आंच नहीं आती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है ना एंजॉय करती है, मतलब वो जाएगा दूसरा आएगा। नाउ 11th मेंबरशिप इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मिनिमम मेंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 7 होते हैं एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होते, कम से कम 7 मेंबर्स पब्लिक लिमिटेड में। एंड प्राइवेट में कि इतने मिनिमम चाहिए होते हैं, तो प्राइवेट में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 एज पर द कंपनी एक्ट 2013। तो एवरी शेयर होल्डर, और जो हर एक शेयर होल्डर है इज द को ओनर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो वो को ओनर कहलाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो आई होप यहाँ तक आपको आंसर समझ में आ गया है। अभी हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमने ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, जिसमें कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने स्टडी किया, और इससे पहले हमने जो स्टडी किया वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हमने स्टडी किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से मैंने क्वेश्चन यहाँ से है ना मैंने एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पार्टनरशिप है वो आपको पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पर आपको मिल जाने वाला है। पेज नंबर मैं आपको बता दूं तो पेज नंबर 69 एंड 70 आपको डायरेक्ट वहां पे हेडिंग दी हुई है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो वहां से आप ले सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन मैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन करके दे रही हूँ इसको। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो क्या होता है उसका मीनिंग आपको लिखना है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन हुई जो कि अपने आप से खुद चलकर वो कोऑपरेटिव मेंबर बनते हैं सोसाइटी के। इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अर्न करने के लिए पैसा, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए आते हैं, एक साथ आते हैं। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो इज सर्विस ओरिएंटेड, ये है ना इसका मेन नेचर क्या है, सर्विस ओरिएंटेड होती है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अगर आप है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई में रह रहे हो और आप है ना किसी सोसाइटी में, मतलब किसी आपका टावर है, टावर में ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी में एक ही टावर है, बहुत सारे टावर होते हैं, तो वहां पर है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आपके जो मतलब वहाँ पे ट्रेजरर वगैरह होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो सर्विस ओरिएंटेशन का काम करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन साथ में वो सर्विस रेंडर करते हैं सोसाइटी के मेंबर्स को। इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये इनका मोटो है। नाउ यहाँ पर उनका प्रिंसिपल है। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछा, तो मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? तो पहला डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हुआ, क्योंकि ईच मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे इक्वल राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज व्हाट? 1 मेंबर 1 वोट होता है। द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर लार्ज, शेयर होल्डर्स के नंबर ज्यादा होते हैं। दे आर स्कैटर्ड ओवर द रीजन, वो स्कैटर्ड होते हैं। द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, यहाँ पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोले, तो हम यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग वाली सोसाइटीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अभी बिजनेस पे आ जाते हैं हम। द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज व्हाट? 1 वोट मेंबर 1 वोट एंड द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, वो भी लार्ज होते हैं और वो एरिया में वो स्कैटर्ड होते हैं, इसीलिए 10 शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम है ना मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स एंड दे लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट, जो है बिजनेस का जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसको वो लुक आफ्टर करते हैं, हैंडल करते हैं। एंड ओपन मेंबरशिप नेक्स्ट पॉइंट है। तो ओपन मेंबरशिप मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंट्री एंड ओपन टू ऑल है, जिसकी स्व इच्छा हो वो आकर है ना ज्वाइन कर सकता है। दैट इज एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट, या कोई भी कास्ट का, क्रीड का, रिलीजन का कैन परचेज शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ इट, और इसके मेंबर बन सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं रहता है कि ज्वाइन करना ही है आपको या आप लीव क्यों कर रहे हो, तो देयर इज नो कंपल्शन। देन थर्ड, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा लगता है वो भी कम होता है। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज
लो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नो मिडल मैन आर इन्वॉल्व। कोई भी मिडल मैन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। देर इज नो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी नहीं होते। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो होते हैं वो ऑनरेरी सर्विस देते हैं, मतलब वो बहुत लेस मतलब बहुत कम उस पर चार्जेस पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड वेरियस कंसेशंस एंड रिलीव्स एंड प्रिविलेजेस रिलेटेड टू जैसे रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स गवर्नमेंट है ना प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। नाउ लिमिटेड लायबिलिटीज, द लायबिलिटी ऑफ जो इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज भी लिमिटेड होती है। एंड वो लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट जो है उनके शेयर्स पे उन्होंने जो पे नहीं किया अमाउंट, उतने अमाउंट का ही। 10 मेंबर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड, इसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता है। अगर है ना थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, कोई डेप्ट क्लियर करना है, लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते हैं। टैक्स कंसेशन, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के, इसीलिए गवर्नमेंट भी है ना बहुत सारे कंसेशन देती है टू देम, लाइक एग्जेम्पशन ऑफ पेमेंट एंड ऑफ नॉन टैक्स अप टू द सर्टेन लिमिट उनको दिया जाता है। दिस हेल्प्स टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। देन सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी, तो एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर हम बात करें, नया जो अमेंडमेंट मतलब एडिशन जो हुआ है लॉ में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में, और सोसाइटी कैन मैक्सिमम 15% डिविडेंड टू इट्स मेंबर, तो 15% का डिविडेंड है ना अपने मेंबर्स को दे सकते हैं। देयरफॉर रिमेनिंग जो सरप्लस होता है इज यूज्ड एज अ सेल्फ फाइनेंसिंग, बाकी का वो अपने बिजनेस को एनहांस करने में सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं वो। एंड सम अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट होता है इज यूटिलाइज फॉर चैरिटी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, इसीलिए तो उसको सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बोला जाता है। तभी तो गवर्नमेंट भी ज्यादा कंसेशन देती है, एग्जाम्पशंस देती है, टैक्स से है ना राहत देती है सोशल एक्टिविटीज के लिए एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है कैसे लिखने हैं आंसर्स आपको समझ में आ गया। ये जो नेक्स्ट है ना काफी वीडियो लेंथी हो जा रहा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके दूंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।